दोस्तों, हाल ही में ईडी के द्वारा श्रद्धा कपूर, रणबीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटी से पूछताछ की गई, जिससे पूरे देश में एक चर्चा शुरू हो गई है और सभी लोगों के दिमाग में महज अब एक ही प्रश्न है कि सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप का प्रमोशन करने के लिए ईडी इन सभी से पूछताछ क्यों कर रही है। दोस्तों, यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। महादेव ऑनलाइन बुक ने इंडिया के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्कैम को अंजाम दिया है, जहां पर उन्होंने पेरपुंगे जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म की मदद से 5000 करोड़ के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। और हाल ही में ईडी की एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से यह मुद्दा काफी चर्चा में आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसी महादेव ऑनलाइन बुक के बारे में जानेंगे और यह भी कि यह इतना बड़ा बिजनेस कैसे बन गया, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यह स्कैम कैसे एक्सपोज हुआ। 250 करोड़ की शादी, 500 करोड़, 5000 करोड़ का घोटाला। मामले में रणबीर कपूर को पहले प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा और इसके बाद कई अन्य फिल्मी सितारों को भी नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, इस मामले की शुरुआत 3 मई को होती है, जब राजेंद्र कुमार भारती नामक एक सब्जी वाला, जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के गुधियारा नामक इलाके का निवासी था, वो शाम के समय अपनी पूरी सब्जियों को बेचकर अपने फोन के लिए एक नई सिम को लेने के बारे में सोचता है। और वह पूरे मार्केट में नजर घुमाने के बाद वह 2 व्यक्तियों को देखता है जो कि सिम कार्ड को बेच रहे होते हैं। उनके द्वारा दिए जाने वाली आकर्षक ऑफर को देखते हुए उसने एक सिम कार्ड निकलवा लिया और वह उन दोनों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल और थंब इंप्रेशन देने के बाद वह सिम कार्ड को लेकर घर चला जाता है। कई महीनों के बाद उसके घर पर एक कोरियर आता है जिसमें उसके नाम के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस डिटेल थे। उसने तुरंत ही इसके बारे में जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन को बताया और इस बात पर राजेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके नाम पर करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। 10 अगस्त को उसके कंप्लेंट पर अनुच्छेद 420 के तहत धोखाधड़ी के मामले के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। इस घटना के एक ही दिन बाद रायपुर जिले के पुलिस स्टेशन में भी ऐसा ही एक मामला देखा जाता है, जहां पर अरुण नामक एक व्यक्ति, जो कि वेल्डिंग का काम करता था, उसका अकाउंट असामान्य लेन देन के कारण सस्पेंड कर दिया जाता है। अरुण ने बताया कि उनकी वाइफ जहां काम करती हैं, वहां के मालिक रजत अग्रवाल ने उन दोनों के नाम पर बैंक अकाउंट खोले, लेकिन पासबुक और एटीएम अपने पास ही रख लिया है। ऐसे ही काफी सारे केस आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर साइबर सेल ने अपने बैंक खाते से संदिग्ध लेन देन के मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, इस स्कैम से संबंधित लोग गांव वालों को टारगेट करते थे, जहां वो उनके नाम पर खाता खोलकर उनके पासबुक और एटीएम को इस कंपनी से जुड़े लोगों को सौंपने को कहते थे, जिसमें बदले में उन्हें कुछ पैसे और राशन भी दिए जाते थे। और इन लीगल बेटिंग वेबसाइट्स चलाने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से इन खातों में सट्टेबाजी से एकत्रित धन को जमा किया था। दोस्तों, चाहे सब्जी वाले की बात हो, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, या फिर वेल्डिंग करने वाले अरुण की, या फिर चाहे कोई गरीब गांव वाला ही क्यों ना हो, सभी महादेव ऑनलाइन बुकिंग के शिकार थे, जो कि कई प्रदेशों में ऐसे हजारों धोखाधड़ी वाले बैंक अकाउंट पर बनाया गया एक ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है। इस स्कैम से पीड़ित लोग अधिकतर गरीब संदिग्ध व्यक्ति थे, जिन्हें अपने खातों के लेन देन के मूल्य और मात्रा का कोई अंदाजा ही नहीं था। इस स्कैम से पर्दा तब उठता है जब ईडी ने महादेव बुक से जुड़े खाते में आ रहे पैसों के बारे में छानबीन शुरू की। उस छानबीन में यह पता चला कि वह जितना सोच रहे थे या उससे भी बड़ा स्कैम था। ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि पुलिस ने ऐसे 72 केसेस रजिस्टर किए हैं और 449 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। देश भर में बढ़ते हुए एफआईआर की संख्या को देखते हुए ईडी ने 20 अक्टूबर को एक बड़ा चार्जशीट दायर किया, जिसमें इसके संस्थापक सौरभ और रवि समेत 14 लोगों का नाम भी शामिल किया गया था। दोस्तों, महादेव बुकिंग के फाउंडर सौरभ और रवि बहुत ही साधारण लोग थे, जैसे कि हम और आप। जहां सौरभ एक जूस की दुकान पर काम करता था, तो वहीं रवि सौरभ के ही दुकान के एक रेगुलर कस्टमर था। सौरभ कभी कभी अपनी दुकान से पैसे चुराकर सट्टेबाजी करता था और धीरे धीरे सौरभ रवि का अच्छा दोस्त बन गया, जिसे बेटिंग के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। रवि वह जरिया बना जिसकी वजह से सौरभ इस सट्टेबाजी की दुनिया में आया। कुछ ही दिनों बाद सौरभ और रवि ने मिलकर महादेव ऑनलाइन बुक की शुरुआत की। दोस्तों,
या प्रश्न यहाँ यह उठता है कि इतने सामान्य प्रवेश से आने वाले दो लोग भारत में बेटिंग अवैध होने के बावजूद इतना बड़ा बिजनेस बनाने में कैसे कामयाब हो गए, जिसके बारे में भारत में किसी भी सरकारी संस्था के कानों में जू तक नहीं रही। अब इसे चाहे हम सरकारी संस्थाओं की लापरवाही कहें या फिर सौरव और रवि की होशियारी, जिससे वह इतना बड़ा अवैध बिजनेस बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों, महादेव ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत 2019-20 में एक टेलीग्राम ग्रुप से हुई थी, जिसे सौरभ अपने घर से ही संभालता था। इस बुकिंग ग्रुप को कोविड लॉकडाउन के बाद बहुत ही बढ़ावा मिलता है, जहां बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग इस ग्रुप के पेज पर आने लगे और वह ग्रुप उन्हें महादेव ऑनलाइन बुक की वेबसाइट या फिर ऐप पर ले जाता था, जहां लोग ऑनलाइन बेटिंग किया करते थे। इसी समय के दौरान सौरभ ने कई और वेबसाइट्स भी लॉन्च की, जिसमें लूडो, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी इत्यादि जैसी गेमिंग बेटिंग हुआ करती थी। महादेव बुक ने अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से बढ़ाया और कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी इस वेबसाइट की प्रमोशन करने के लिए हायर किया गया था। और हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी चीज का प्रमोशन कोई सेलिब्रिटी करता है तो उस चीज को हर व्यक्ति के नजरिए में क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, और ऐसा ही कुछ महादेव ऑनलाइन बुक के केस में भी हुआ। महादेव ऑनलाइन बुक में दूसरा अध्याय तब जुड़ा जब 2020 में सौरभ और रवि ने रेड्डी अन्ना नामक बेटिंग ऐप को खरीद लिया, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे बड़ी बेटिंग ऐप थी। इसके बाद उन्होंने अपने और साथियों के साथ मिलकर लगभग 60 वेबसाइटों को लॉन्च किया, जिसमें लोटस 365, रेडी अन्ना, फेयर प्ले, गोग 365, laser247.com, laserbook247.com, betbook.com, cricketbet9.com इत्यादि ऐप शामिल थे। और इन सभी में कई सारी वेबसाइट्स ऐसी भी थी जिनके बारे में हम सभी जानते भी हैं और यह भी जानते हैं कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इन वेबसाइट्स का प्रमोशन किया है। और जैसे जैसे यह कंपनी बड़ी होती चली गई, वैसे वैसे इन लोगों ने काफी फेमस लोगों को अपने प्लेटफॉर्म में प्रमोट करने के लिए हायर कर लिया, जिनमें कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान और रणबीर कपूर जैसे लोग शामिल थे। जहां पर कपिल शर्मा ने महादेव बुक को प्रमोट किया था, वहीं रणबीर कपूर उन सेलिब्रिटीज में से थे जिन्होंने फेयर प्ले को प्रमोट किया था। जैसे जैसे इनका बिजनेस और भी बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे सौरभ और रवि को यह एहसास होने लगा था कि उन्हें पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसलिए समय रहते रहते वह दोनों दुबई शिफ्ट हो गए और इसी बिजनेस को वो दुबई से ऑपरेट करने लग गए। दुबई जाने से पहले इन दोनों ने महादेव ऑनलाइन बुक की फ्रेंचाइजी को बांटना शुरू कर दिया, जिसके बदले में इन्होंने 15-15 लाख रुपए लिए थे। यह फ्रेंचाइजी जो भी पैसा कमाती थी उसका 70 से 80% रवि और सौरभ को हवाला के जरिए भेज दिया जाता था और बाकी का 20 से 30% इन फ्रेंचाइजी ऑनर के पास ही रहा करता था। धीरे धीरे करके यह बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और जब यह मामला बाहर आया तब रवि और सौरभ दोनों ने महादेव ऑनलाइन बुक से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, इनके द्वारा इस फर्जीवाड़े के जरिए कमाए गए काले धन का खुलासा कभी नहीं होता अगर सौरभ ने फरवरी में अपनी शादी में इतनी बड़ी मात्रा में पैसे न खर्च किए होते। जहां 3 दिन तक चली शादी के लिए दुबई और मुंबई के टॉप मैनेजमेंट संस्थाओं को हायर किया गया था, जिसके लिए सौरभ ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और यह इवेंट सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि सौरभ के द्वारा इस शादी में लोगों को लाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट जेट को दुबई और मुंबई के बीच आने जाने के लिए हायर भी किया गया था। और इस अवैध धन के बारे में ईडी का शक और भी पुख्ता तब हो गया जब इस शादी को आयोजित करने वाले सभी लोगों का बिल कैश में सेटल किया गया। इस शादी का गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में आने से इस स्कैम से पर्दा हट गया और जिन भी लोगों ने शादी को अटेंड किया था या फिर महादेव ऑनलाइन बुक को प्रमोट किया था, उन्हें ईडी द्वारा पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। दोस्तों, भारत में पहले ऑनलाइन बेटिंग को रोकने के लिए कोई भी पुख्ता कानून नहीं था, जिसका फायदा महादेव ऑनलाइन बुक ने अच्छे से उठाया। इस स्कैम का पर्दाफाश होने से या तो फायदा जरूर हुआ कि सभी प्रदेश की सरकारों में जागरूकता आई, जिसका उदाहरण हमने छत्तीसगढ़ में देखा, जहां गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ में गैम्बलिंग करना या उसका प्रचार करना कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया। और आने वाले समय में हम सभी प्रदेशों में ऐसे ही कानून को लागू होता हुआ जरूर देखेंगे, जिससे महादेव ऑनलाइन बुक जैसा फर्जीवाड़ा दोबारा ना हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।